जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर 22 फरवरी को हिंदी का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। ये 50 क्वेश्चन हैं और यही जो आप लोग 50 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इनमें से अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखना। देखिए आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है बहुविकल्पी क्वेश्चन में, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के आखिर में बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। और 50 में से कितने राइट आंसर हुए कमेंट में ये भी बताना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं, गलत। उसके बाद में डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, ये भी गलत है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी जो जयशंकर प्रसाद का प्रमुख एक नाटक है, ध्यान रखना है, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। और इसका PDF नोट भी बताऊंगा कहाँ मिलेगा, तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी समझ में आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखे। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल सुप्रसिद्ध कवि हैं, गलत है। ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, ये भी गलत है। लेकिन देखिए रचना तो जयशंकर प्रसाद की ममता है, लेकिन महाकाव्य नहीं है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोदान जो प्रेमचंद का यहाँ पर प्रसिद्ध उपन्यास है, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला तीसरा है, यहाँ पर चिंतामणि निबंध संग्रह है। जो चिंतामणि निबंध संग्रह ये किसका? रामचंद्र शुक्ल की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, यशपाल की, यहाँ पर जैनेन्द्र। तो देखिए चिंतामणि जो निबंध संग्रह ये रामचंद्र शुक्ल जी का, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तीसरे का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती की, जयशंकर प्रसाद की, यज्ञ की, इलाचंद्र जोशी। तो देखिए जो गुनाहों के देवता के लेखक कौन है, तो ये धर्मवीर भारती जी हैं, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर देखिए पूछा गया गबन उपन्यास है किसका है? ये जो गबन उपन्यास है ये किसका है? तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पर प्रसाद की, यज्ञ, निराला की, प्रेमचंद। तो देखिए ये जो यहाँ पर गबन है ये प्रेमचंद का उपन्यास है, ध्यान रखना, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अगला पूछा गया आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा पर की रचना है? जो आंधी और प्रतिध्वनि ये किस विधा की रचना है? कहानी है कि उपन्यास की, निबंध की, काव्य? तो देखिए जो आंधी और प्रतिध्वनि ये दोनों क्या है? कहानी है, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। और किसकी हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी के हैं, राइट आंसर ए वाला इसका छठे का हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या पूछा गया है कि सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत शरण उपाध्याय हैं, कि राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा रिपोर्टाज है, कलम का सिपाही जीवनी विधा है, विचार भी थी, रामचंद्र शुक्ल का संपादित रिपोर्टाज है। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित है। और किसकी है? तो ये अमृत राय जी की ये रचना है, ध्यान रखना है, कलम का सिपाही। राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार से जरूर पूछा जाएगा क्लास 10th में, ध्यान रखना है, हिंदी में। अगला पूछा गया घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो देखिए घुमक्कड़ शास्त्र जिसमें मतलब जो यात्रा उसमें दिख रहा है कि उसमें कोई भी रचना में यात्रा जो ज़्यादा दिख रही हो तो सब यहाँ पर समझ जाना कि यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन की रचना है। चाहे तिब्बत मेरी तिब्बत यात्रा हो, घुमक्कड़ शास्त्र हो, ये सभी में राहुल सांकृत्यायन जी की रचना होंगी। तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला पूछा गया कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है? तो देखिए जो 1919 से 1938 ईस्वी तक यही हमारी समय यहाँ पर समय सीमा है शुक्ल युग की, ध्यान रखना, 1919 से 1938 ईस्वी तक। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है यहाँ पर? परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां की, लाला श्रीनिवास दास की, प्रेमचंद की, सदा सुखलाल। तो देखिए परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो यहाँ पर लाला श्रीनिवास दास जी हो जाएंगे। और देखिए ये हिंदी का प्रथम यहाँ पर क्या है? प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, ध्यान रखना, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर देखिए पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? कौम नहीं कौन है, यहाँ पर ना होगा, सॉरी यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया। तो मथुरा लाल शुक्ल की, लल्लू लाल की, सदल मिश्र की, ईसा अल्लाह खां। तो देखिए इसका पंचांग जो दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मथुरानाथ शुक्ल जी हैं, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा। अगला पूछा गया नागरी पंचाणी संभा के संस्थापक कौन है? यहाँ पर मदन मोहन मालवीय की, श्याम सुंदर दास की, रामचंद्र शुक्ल की, यहाँ पर प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी हैं नागरी पंचाणी सभा के संस्थापक।
थे। अगला यहाँ पर एकांकी सम्राट कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो देखिए जो एकांकी सम्राट ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। राइट आंसर ये हमारा ए वाला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो यहाँ पर एकांकी एक तो पूछी जाएगी, और जो दीपदान एकांकी है ये यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है ये रचना, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पूछा गया भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? जीवनी की आत्मकथा है कि यहाँ पर रेखा चित्र है कि एकांकी? तो देखिए जो हमारी भारत दुर्दशा ये यहाँ पर एकांकी और किसकी है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कि जो हमारा है मैला आंचल के रचनाकार कौन है? यहाँ पर मोहन राकेश की, फणीश्वर नाथ, रेणु की, प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं ये मैला आंचल के रचनाकार। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि देखिए क्या पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान है? तो गोरखपुर की बस्ती, वाराणसी की, इलाहाबाद। ये कमेंट करना कि वो 16वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है, ये कमेंट जरूर करना बिना चीटिंग किए हुए। कहाँ पर है? जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ाई करते होंगे तो बताएंगे, और बिना चीटिंग किए हुए बताना और कमेंट में ज़रूर इसका जवाब देना। 16वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अगला देखिए पूछा गया हमारा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1885 ईस्वी की, 1888 की, 1889 की, 1892। तो देखिए जो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1800 यहाँ पर 89 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु कब 1937 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखना। राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया दीप शिखा, यहाँ पर दीप शिखा जो यहाँ पर है किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान की, मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए जो यहाँ पर दीप शिखा किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया रीतिकाल से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर रीतिकाल से संबंधित जो पद्मावत है ये हमारा भक्तिकाल से, आखिरी कलाम ये पता नहीं, हमें भी नहीं पता है। सूरसागर भी क्या है? ये भी हमारा भक्तिकाल से। और जो बिहारी लाल है ये क्या है? ये हमारी रीतिकाल से संबंधित है। बिहारी जो सतसई है, सॉरी यहाँ पर बिहारी सतसई, ये बिहारी लाल जी की रचना है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है जिसका नाम बिहारी सतसई है। तो ध्यान रखना डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया कि परमाल राजसो किस काल की रचना है? आदिकाल है कि भक्तिकाल की, रीतकाल की, आधुनिक काल? तो देखिए जो परमाल राजसो ये किस काल की रचना है? तो ये यहाँ पर जो हमारी आदिकाल की रचना हो जाएगी। और इसके जो कवि कौन है? तो जगन्निक है। क्या है? जगन्निक इसके कवि हैं, ध्यान रखना, इसको याद कर लेना। एक क्वेश्चन इस प्रकार से जरूर पूछा जाता है। अगला देखिए पूछा गया प्रिय प्रवास किसका महाकाव्य है? मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए जो प्रिय प्रवास है ये हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी का महाकाव्य है, ध्यान रखना है। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया गंगा लहरी रचना है किसकी है? पद्माकर की, बिहारी लाल की, भूषण की, यहाँ पर मधुराम। तो देखिए ये इसका राइट आंसर हमारा कौन? ए वाला हो जाएगा। क्या होगा? पद्माकर की ये रचना है। गंगा लहरी किसकी है? पद्माकर की रचना। अगला परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन हैं? अज्ञेय हैं कि दिनकर हैं कि यहाँ पर नगेंद्र हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो परशुराम प्रतीक्षा के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन है? तो देखिए जो तुलसी द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन है? तो श्री रामचरितमानस है। यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला पूछा गया ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? तो देखिए जो ताड़ सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखना। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके संपादक कौन थे? तो यहाँ पर ये हमारे हो जाए, यहाँ पर थे अज्ञेय जी थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे। अगला देखिए पूछा गया यहाँ पर कि यहाँ पर रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास, केशवदास की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो केशवदास जी। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हमारा? बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया द्वापर के रचयिता कौन है? तो द्वापर के यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ये द्वापर के रचयिता हैं। राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम गोसाई दत्त था। तो जो सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम क्या था? तो गोसाई दत्त था। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अगला देखिए यहाँ पर पूछा गया है
कि यामा किसकी रचना है। जो यामा है ये किसकी रचना है। अभी आप लोगों को रस, छंद, अलंकार सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना तभी समझ में आएगा। तो यामा जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी बताऊंगा कि आपको PDF नोट कहाँ मिलेगा। अगला, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। तो देखिए जो बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो 719 दोहे हैं। कितने हैं? 719 दोहे हैं। ध्यान रखना है, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू होते हैं रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची और जितने भी व्याकरण के हैं सभी इसी में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए हास्य रस का स्थायी भाव हमारा हास हो जाएगा। और जो करुण रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो क्या होता है? शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हमारा हास हो जाएगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। ये दो ही रस पूछे जाते हैं, तो दोनों मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगला है, मणि खोई भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। तो देखिए इसमें हास्य वीर रस होगा, करुण रस होगा, कि हास्य रस होगा, कि भयानक रस। तो देखिए इसमें फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, इसमें क्या है? करुण रस है इसमें, क्योंकि कि कब इसका मतलब जो यहाँ पर ये इसमें इसका जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा, जब यहाँ पर श्रवण कुमार के तीर लगा था तब राजा दशरथ से उनकी माँ, यहाँ पर श्रवण कुमार की माता उनसे कह रही थी कि मणि खोई भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीश और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये यहाँ पर श्रवण कुमार की माता जी कह रही थी। तो राइट आंसर यहाँ पर करुण रस हो जाएगा, क्योंकि इसमें शोक प्रकट हो रहा है। अगला यहाँ पर पीपर पात सरिस मनडोला में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, जिसमें उपमे में उपमान का समान मतलब समानता बताई जाए तो वहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लो। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है यहाँ पर क्या है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, मतलब कोई भी भेद ना रखकर समानता बताई जा रही है, वहाँ पर निषेध रहित आरोप बताया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। मैंने पहले ही बताया, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर चरण कमल बंधव हर रही, इसमें क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों की यहाँ पर कमल की और चरणों की दोनों की यहाँ पर कोई भी भेद ना रखकर समानता बताई गई, तो वहाँ पर क्या होता है? हमारा हो जाता है रूपक अलंकार। अगला है यहाँ पर रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो यहाँ पर 24 मात्राएं होती है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके 4 चरण होते हैं, ध्यान रखना। अगला सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला जो यहाँ पर छंद होता है इसके सोरठा यहाँ पर दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर 13 मात्राएं होती हैं। प्रथम और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, तो ये सोरठा होता है। अगला यहाँ पर दोहे का उल्टा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोरठा बोलते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। इसको सभी लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, वीडियो को पूरा देखना, भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। अगला है अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, तो इसमें अप जो है, जो अप लगा है यही क्या है? हमारा उपसर्ग होगा। बाकी मान इनमें से कोई नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं होंगे। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अगला देखिए राजा रानी में कौन सा समास है। तो यहाँ पर राजा रानी में हमारा हो जाएगा जिसमें बीच में 2 शब्द हों और बीच में इस तरह से हो या फिर और लिखा हो बीच में, तो समझ जाना वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। और जिसमें संख्यावाचक हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। संख्यावाचक में जैसे यहाँ पर सप्तऋषि, चौराहा, नवरत्न, चारपाई, ये सभी में द्विगु समास होता है। इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा है तो और हो या फिर योजक चिन्ह लगा हो तो समझ जाना वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। तो राइट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा। अगला आंसू का तत्सम रूप होगा, तो यहाँ पर हमारा जो आंसू का तत्सम रूप होगा वो अश्रु होगा। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। क्या होगा? ए वाला हो जाएगा। अगला कमल का पर्यायवाची कौन सा है। तो जिसमें आखिरी में जा लगा हो वही क्या होता है? कमल का पर्यायवाची। तो पंकज और जलज ये सभी क्या हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। बाकी जलद, नीरद, अम्बुद ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए पूछा गया यहाँ पर 42वां की मछली का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो हमारा मछली का पर्यायवाची मीन होता है। क्या होता है? मीन होता है मछली का पर्यायवाची। अगला देखिए पूछा गया सप्तऋषि में कौन सा समास है। मैंने बताया जिसमें संख्यावाचक हो या तो वहाँ पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। जिसमें सप्तऋषि का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह, तो द्विगु समास हो जाएगा। और जिसमें और लगा हो या यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया यहाँ पर जब मैं दिल्ली जा रहा था तो कविता सो रही थी।
यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य है कि सरल कि संयुक्त कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये मिश्रित वाक्य है, क्योंकि दो हैं इसमें वाक्य। जब मैं दिल्ली जा रहा था और तो कविता सो रही थी, तो इसमें दो वाक्य हैं इसमें, तो मिश्रित वाक्य है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर देखिए 8 यहाँ पर 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं, ध्यान रखना। अगला है यहाँ पर कि राधा कहानी सुनाएगी, इस वाक्य में कर्मवाची में सही रूप होगा। तो राधा द्वारा कहानी सुनाई जाएगी कि राधा द्वारा, यहाँ पर कहानी राधा द्वारा सुनाई जाएगी कि राधा कहानी सुनाएगी, कि यहाँ पर राधा ही कहानी सुनाएगी? तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा? हो जाएगा राधा द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। यही हमारा राइट आंसर कर्मवाच्य हो जाएगा, ए वाला। अगला पूछा गया संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो आपको पता होगा ये 5 भेद होते हैं, जो कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और ये सभी होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें का सप्तमी विभक्ति और एक वचन रूप बताना है, तो इसका तो ही हो जाएगा। क्या होगा? तो ही होगा। अगला यहाँ पर पूछा गया 49वां, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? तो अक्षर बोलते हैं। भाषा की छोटी इकाई को हम क्या बोलेंगे? अक्षर बोलेंगे। तो बहुत सिंपल सा है। अगला देखिए यहाँ पर पूछा गया कि वाक्य कितने तत्व होते हैं? तो यहाँ पर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको तैयार कर लेना है। तो ये 50 क्वेश्चन थे, आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और कमेंट करना कि 50 में थे आपको कितने राइट आंसर मालूम थे, और 16वें का राइट आंसर कौन था कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ से PDF नोट आप लोग प्राप्त कर लेना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट कर देना कि आप किस पर वीडियो चाहिए, तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छी तरीके से मेहनत करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।